चालू कर दी रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, देखो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे खत्म किया था। देखो, इस चैप्टर का अब ज्यादा पार्ट बाकी नहीं है, तो कुछ पार्ट बाकी है वो तुम समझ लेना। देखो, समझ रहा हूँ, समझ लेना क्या समझा रहा हूँ मैं। तो अब तुम ध्यान से देखो। देखो द अब इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं अगर बोलता ना कि कोई बॉडी इलास्टिक है, तो उसका क्या मतलब है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, मैं इसको खींचता हूं और खींच के छोड़ता हूं, तो वापस अगर अपनी ये पोजीशन पे आ जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity, and the deformation caused is known as elastic deformation। जैसे स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग को आप खींचो, छोड़ो, वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, या इस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि किसी की कोई भी बॉडी को अगर आप खींचो, खींचो मतलब आप फोर्स लगाओ, और जैसे ही तुम उस बॉडी के फोर्स को छोड़ोगे, तो बॉडी अगर आप वापस अपनी पोजीशन पर ली जाती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जो आपने डिफॉर्मेशन किया, जैसे मान लो आपने स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग को खींचा, तो इस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और उसका रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। कोई तुम्हें पूछे यार कोई बॉडी इलास्टिक कैसे हो सकती है, उसका रीजन क्या है, तो ध्यान से देखना। आपके जो भी सॉलिड बॉडी होती है ना, जो भी सॉलिड होते हैं, उसमें मान लो कि ये आपका पहला एटम, ये आपका दूसरा एटम, तो दो एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो किसके जैसा होता है, एक स्प्रिंग के जैसा होता है। तो जैसे समझ लो आपने किसी चीज को पकड़ के खींचा, तो एक बार तो स्प्रिंग खींचा जाएगी, और जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, तो वो एटम वापस कहां पे आ जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी बॉडी के इलास्टिक होने का क्या रीजन है, तो आपको बोलना है कि भैया अगर मान लो तुम्हारी बॉडी दो एटम से बनी है, ए और बी, तो जो बीच का बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड स्प्रिंग के जैसे एक्ट करता है। तो अगर तुम फोर्स लगाओगे, मान लो बी दूर हो गया, जैसे ही तुम फोर्स छोड़ोगे, तो बी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, दे बॉन्ड्स एक्ट लाइक स्प्रिंग, है ना। तो जो बॉडी इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक बॉडी के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, वो किसके जैसे एक्ट करते हैं, स्प्रिंग के जैसे। देखो मैंने एक 3D फिगर तुम्हारे एनसीईआरटी से निकाल के यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, द इंटर एटॉमिक फोर्सेस टेंड टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो जैसे ही तुम फोर्स रिमूव करोगे, तो इन दो एटम के बीच में जो फोर्स है, वापस क्या करेगा, इनको अपनी जगह पे लेके आ जाएगा। तो एलास्टिसिटी क्या होता है, एलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर बॉडी पे आप फोर्स लगाओ और मान लो बॉडी का शेप चेंज हो जाए, तो जैसे ही तुम फोर्स रिमूव करोगे, तो बॉडी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलास्टिसिटी। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी जिन एटम से बनी है, उन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसा है, जैसे स्प्रिंग के जैसा है वो। तो जैसे ही तुम छोड़ोगे, तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा रीजन ऑफ एलास्टिसिटी। तो आ जाए तो तुम्हें ये पैराग्राफ याद रखना है, यहां से लेके यहां तक। और याद रखना, ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। तुम एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करोगे, तो तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं, ठीक है। नहीं सर, क्लियर है। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना। तीन स्ट्रेस मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो याद है मैंने तुम्हें एक पढ़ाया था टेंसाइल, सबको याद है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस, सबको याद है, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल में क्या करते हैं, हम बॉडी को एक तरफ से बाइंड करते हैं और खींचते हैं, जिससे इसकी लेंथ में क्या होता है, इजाफा होता है। और कंप्रेसिव में क्या करते हैं, कंप्रेसिव में हम बॉडी को एक जगह बाइंड करते हैं और कंप्रेस करते हैं, जिससे इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, घटती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या आपका शेप चेंज होता है, अगर मैं तुम्हें पूछूं क्या आपका शेप चेंज होता है, नो। अगर आपका सिलेंडर है, अगर आपका सिलेंडर है, अगर आप सिलेंडर को कंप्रेस करोगे, तो उसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, शेप तो सिलेंडर ही रहेगा ना। तो क्या शेप चेंज होता है, नो। दूसरा मैं तुम्हें पूछूं क्या वॉल्यूम चेंज होती है, तो आप लिखोगे नो, क्योंकि अगर आपने सिलेंडर को कंप्रेस किया, मैं मानता हूं कि उसकी लेंथ कम होगी, लेकिन उसका रेडियस थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो कोई तुम्हें पूछे
कि टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने पे क्या शेप चेंज होता है, आपको बोलना है नहीं होता है। क्या वॉल्यूम चेंज होती है, आपको बोलता है नहीं होती है। और तीसरा, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्टेट खाली सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। आप लिक्विड पे और गैस पे टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं लगा सकते, खाली किस पे लगा सकते हो, सॉलिड स्टेट पे। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को इसमें कोई डाउट है? हर्ष, मानद, आशीष, कोई डाउट है? रानू तो पूछो। अगर एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर जैसे कल अपन ने ग्राफ में प्लास्टिसिटी पढ़ा था ना, तो उसको शेप चेंज मानेंगे अपन फिर? प्लास्टिक को शेप चेंज होता है यार? नहीं, हो प्लास्टिक जाएगा। जो बात कर रहा हूँ ना मैं हर्ष, ये सिर्फ इलास्टिक Yes. बॉडीज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्लास्टिक ओके सर। कोई डाउट है तो पूछो। कि अगर मैं किसी बॉडी पे खींचता हूं या कंप्रेस करता हूं तो शेप तो चेंज नहीं होता है। अगर आपके सिलेंडर को आप खींचोगे तो आपका सिलेंडर ही रहेगा, आपका वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा। और ये दोनों स्ट्रेस खाली किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है रानू, कोई डाउट है? प्रवीर, कोई डाउट है तो पूछो। वंश भाई? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम सब ध्यान से देखो। नेक्स्ट मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद है वो क्या था तुम्हारा? शियर स्ट्रेस। याद है? शियर स्ट्रेस। अब तुम मुझे बताना, अगर मान लो कि ये कोई सिलेंडर है और मान लो कि ये सिलेंडर नीचे से बाइंडेड है। अब मान लो कि मैं इस पे एक फोर्स ऐसे लगाता हूं, तो आप मुझे बताओ कि इस बॉडी का शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ, क्या शेप चेंज हुआ? सोच के देखना। क्या ये सिलेंडर है? नहीं। तो यहां पे शेप चेंज होता है। क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। नो, शेप चेंज हुआ। किसी को डाउट है? मैंने शेप चेंज पे यस क्यों लिखा कि डाउट नहीं है? शेप चेंज हुआ। पहले सिलेंडर था, बाद में सिलेंडर नहीं है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और याद रखना, शियर स्ट्रेस सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है और लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है। लिक्विड के लिए कैसे एप्लीकेबल है? देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तो अगर तुम किसी बोतल में मान लो हनी भर दो, हनी मतलब मधु, मधु मतलब शहद। अगर तुम इस बोतल से हनी निकालोगे ना, मान लो आप इस बोतल को उल्टा करो, तो याद रखना जो बीच वाला हनी है वो पहले बाहर आएगा, जो साइड वाला हनी है वो बाद में बाहर आएगा। तो जो साइड वाला हनी है वो बाद में आता है, जो बीच वाला है वो पहले जाता है। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पहले आगे जाएगा, बाद में पीछे वाला जाएगा। तो शियर स्ट्रेस सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है। शेप चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मानद, कोई डाउट है तो पूछो यार, तुम नहीं पूछोगे तो तुम फंस जाओगे। सर एक सेकेंड। हाँ, जब अपन फोर्स रिलीज कर देंगे तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का नहीं माना जाएगा? नहीं, यहाँ पे फोर्स रिलीज करेगा तो ये बॉडी अपना शेप रिगेन कर लेगी। तो सर वही तो शेप चेंज कैसे हुआ मतलब? शेप तो चेंज हुआ ना हर्ष। ये देख, जैसे मान ले कि ये कोई बॉडी है, मान ले ये नीचे से बाइंडेड है। अगर तू ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस बॉडी का शेप कैसा हो जाएगा? छोड़ने पे वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा, मानता हूं, लेकिन फोर्स लगाने पे ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये यस देख सर होगा। ध्यान से देख, ये तो तेरा रेक्टेंगुलर है पर ये तेरा रेक्टेंगुलर नहीं है। ओके सर। चलो, तेरे पीछे से बहुत आवाज आ रही है, बंद कर जल्दी। और तीसरा है, तो हाँ पूछो रानू, क्या हो? लिक्विड वाला समझ नहीं आया कि उसका शेप कैसे चेंज हुआ। लिक्विड में देख, लिक्विड में अपन इलास्टिक जैसा वापस शेप रिगेन नहीं होगा। लेकिन देख, ध्यान दे, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर कोई सरफेस होता है ना, और मान ले कि सरफेस पे कोई लिक्विड है, ठीक है, इस सरफेस पे कोई लिक्विड है, तो जब ये लिक्विड फ्लो करेगा ना, तो ऊपर ही ऊपर वाला जो पानी होगा वो ज्यादा तेज मूव करेगा, और नीचे ही नीचे वाला जो पानी होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा। क्योंकि नीचे वाला पानी जमीन के कांटेक्ट में है, और जमीन से क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। तो बेसिकली पानी का मूवमेंट हमेशा ऐसा होता है, जो पार्ट जमीन के कांटेक्ट में है वो सबसे धीरे चलता है, जो पार्ट ऊपर है वो सबसे तेज चलता है। इसलिए यहां पे शियर वर्ड आता है। ओके सर। है ना? और तीसरा है, लास्ट है, वो है बल्क मॉड्यूलस। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, हाँ पूछो। सर लिक्विड के केस में फोर्स लगने के बाद जब पानी चला गया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ ना?
वॉल्यूम देख, अपन अभी राइट नाउ बात कर रहे हैं कि क्या लिक्विड पे आप शेयर स्ट्रेस लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, मैं ये बता रहा हूं अभी। अब लिक्विड के केस में मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर सकता, मैं ये बोल रहा हूं कि आप टेंसाइल स्ट्रेस जो है, क्या आप सॉलिड क्या लिक्विड पे लगा सकते हो? नहीं। जैसे मान लो कोई पानी है और पानी पे तो फोर्स लगा, तो पानी तो यहां से हट जाएगा, तो आप पानी पे टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर पानी है और देख, जैसे मान ले कि तो एक काम कर, तू किसी टब में इस तरीके से पानी भर दे और ऊपर एक मान ले प्लेट रख दे लकड़ी की, और उस लकड़ी की प्लेट को आगे लेके जा, तो होगा क्या? लकड़ी के नीचे वाला जो पानी है वो तो आगे चलेगा, नीचे वाला पानी नहीं चलेगा। तो इसलिए पानी पे अपन शेयर स्ट्रेस लगा सकते हैं, गैस पे नहीं लगा सकते। तो अभी मैं जो ये वाला वर्ड यूज कर रहा हूं ना कि सॉलिड पे है कि सॉलिड लिक्विड पे है, तो इसको ऐसे समझो कि क्या आप टेंसाइल स्ट्रेस सॉलिड पे लगा सकते हो? हाँ। क्या आप टेंसाइल स्ट्रेस पानी या गैस पे लगा सकते हो? नहीं। अब शेयर की, क्या शेयर स्ट्रेस आप सॉलिड पे लगा सकते हो? हाँ। तो अगर मैं किसी सॉलिड पे शेयर लगाऊंगा तो सॉलिड का शेप ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो किसी बकेट में पानी भरा हुआ है और मान ले कि मैं पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगा रहा हूं, तो आपका पानी मूव करेगा। तो पानी पे अपन शेयर लगा सकते हैं पर गैस पे नहीं लगा सकते। इसलिए शेयर स्ट्रेस सॉलिड लिक्विड पे एप्लीकेबल है, गैस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा बल्क मॉड्यूलस। अब तुम मुझे बताओ कि बल्क मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है। तो बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है, अगर मैं कोई बॉडी लूं और उस बॉडी को चारों तरफ मैं फ्लूइड या किसी भी एयर से कवर करूं, तो होता क्या है कि इस पे चारों तरफ से फोर्स लगता है। तो याद है बल्क मॉड्यूलस में क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस में बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा घट जाता है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि क्या यहां पे शेप चेंज हुआ, देखो अगर ये स्फीयर है तो ये स्फीयर ही रहेगा, अगर ये सिलेंडर है तो ये सिलेंडर ही रहेगा। तो शेप चेंज हुआ? नो। लेकिन तुम खुद मुझे बताओ, अगर आपने इस बॉडी को कंप्रेस किया तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या? तो इसका आंसर आएगा यस। तो शेप चेंज का आंसर है नो, पर वॉल्यूम चेंज का आंसर क्या है? वॉल्यूम चेंज का यहां पे आंसर क्या आएगा? यस। डाउट है इसमें तो पूछो कि यहां पे यस क्यों आया। याद है बल्क मॉड्यूलस भूल तो नहीं गए? वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। अगर आप किसी भी फ्लूइड में किसी बॉडी को डालते हो तो फ्लूइड चारों तरफ से कंप्रेस करता है और इसका वॉल्यूम घट जाता है। तो वॉल्यूम चेंज तो है, शेप चेंज नहीं है। और याद रखना बल्क मॉड्यूलस तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे मान लो तुम किसी गुब्बारे में हवा भरो और उस गुब्बारे को हाथ से दबाओ, तो आप क्या कर रहे हो? गुब्बारे का वॉल्यूम कम कर रहे हो, मतलब आप गैस को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। सॉलिड का एग्जांपल तो मैंने तुम्हें दे रखा है, और लिक्विड का भी सेम एग्जांपल है। तुम लोगों को पता है जो दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, याद है मरियाना ट्रेंच, जो आई थिंक 11 किलोमीटर डीप है, वहां पे जो लिक्विड होता है ना वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। तो अगर तुम मान लो किसी बोतल में पानी को भर दो और बोतल के ढक्कन को दबाओ, तो आप पानी को क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। तो बल्क मॉड्यूलस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए एप्लीकेबल है ना? किसी को इन सब में कुछ डाउट है तो तुम अब पूछ सकते हो। कोई डाउट है? सर क्लियर है। सबको क्लियर है? क्योंकि है ना अपनी बुक में जो ग्राफ है एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में ये सब गलत दे रखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए मैंने तुम्हें तीनों अलग से पढ़ा दिया। तो तुम जब एग्जाम में आंसर करो तो अपने दिमाग से आंसर करना, बुकिश आंसर मत करना। ठीक है? और बस लास्ट लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, वो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। लास्ट लिख लो अपनी कॉपी में एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मतलब अपन ने ये चैप्टर क्यों पढ़ा, मतलब आपने पूरा इलास्टिक चैप्टर पढ़ा क्यों? तुम सब लोग वहां गए हो, अपने उदयपुर में एक चीरवे का घाटा है, वहां पे ना ऐसे दो पहाड़ है, तुम लोगों ने देखा है वहां पे वो कुछ लोग वैली क्रॉसिंग करते हैं, एक रस्सी लगी हुई है, वो कुछ पागल लोग होते हैं वो इस पे लटक के यहाँ से यहाँ जाते हैं। देखा है किसी ने? तो पता नहीं तुम लोगों को, मुझे आइडिया नहीं, तुमने देखा नहीं देखा है। तो ये जो रस्सी होती है ना, तुम कभी भी देखना जब भी तुम वैली क्रॉसिंग करने जाओ, तो इस रस्सी के पास में लिखा हुआ है कि ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है। जैसे अगर जैसे मेरा जैसा भारी आदमी है और वो इस रस्सी पे जाएगा टूट जाएगी ये। तो मतलब इस चैप्टर से हमें यह पता पड़ता है कि कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी रस्सी कितना लोड झेल सकती है। याद है जो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसके ऊपर ही ऊपर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ था, तो इससे ज्यादा अगर तुम लोड लगाओगे तो तुम्हारी बॉडी का फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना? तो देखो सबसे पहला पढ़ो, द मेटेलिक पार्ट ऑफ द मशीनरी
are never subjected to a stress beyond elastic limit, otherwise they will get permanently deformed. तो जो भी अपन मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उन सब की एक स्ट्रेस की लिमिट होती है कि भाई तुम इससे इतना ही काम करना, इससे ज्यादा करोगे तो या फिर तो खींचा जाएगा या वायर टूट जाएगा, है ना। हर चीज की लिमिट होती है। अब वो लिमिट कहां से पता पड़ती है? अपने को इलास्टिसिटी से। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन है, देखो मैं तुम्हें इसका तीसरा एप्लीकेशन पहले कर लेते हैं। तीसरा वाला, तुम लोगों ने देखा है उदयपुर में जहां पे भी ब्रिज बने ना, वहां पे जो पिलर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। तुम लोगों ने कभी भी ब्रिज के पिलर देखे? तुम कभी भी किसी ब्रिज को देखना, कभी भी कोई जो ब्रिज बन रहा हो ना वहां पे देखना, तो वहां पे पिलर ऐसे होते हैं। तो ऊपर ऐसा होता है, फिर नीचे ऐसा होता है वापस। तो नीचे भी बेस बड़ा होता है, ऊपर भी बेस बड़ा होता है, और यहां पे आपकी गाड़ियां चलती है इस तरीके से। तो नीचे वाला बेस ऐसा क्यों होता है, आप मुझे बताओ। अगर मान लो नीचे वाला बेस ऐसा नहीं होगा और खाली मान लो आप पिलर लगा दो और ऊपर गाड़ियां चलाओ, तो ध्यान से देखो, यहां पे आपका फोर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इतने पार्ट में, तो आपका प्रेशर कम लगेगा। लेकिन यहां पे आपका एरिया छोटा सा है, तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपका जमीन में घुस जाए। तो इसलिए नीचे वाला बेस अपन क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, है ना, ताकि आपका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वरना फिर क्या होगा, ये पार्ट जमीन में घुस जाएगा, है ना। इसलिए पिलर डिजाइन करने में, ब्रिज डिजाइन करने में इलास्टिसिटी का हेल्प होता है। मेटेलिक पार्ट मशीनरी डिजाइन करने में इस चैप्टर का रोल होता है। तो इन सब के लिए अपन क्या करते हैं, इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, है ना। और जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला ये है कि जो आपकी क्रेन होती है ना, जो आपकी क्रेन होती है, तुम सबने क्रेन देखी है, क्रेन में ना एक रस्सी होती है। तो वो रस्सी क्या करती है, ऐसे इस चीज को उठाती है, उठा के वहां रखती है। तो ये जो रस्सी होती है ना, ये बहुत छोटे 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 रोप से बनी होती है। मतलब ये अकेला आयरन का रोड नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी रस्सियों को मिला के हम एक बड़ा रोड बनाते हैं, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये 2-3 एप्लीकेशन तुम्हें याद रखना है। तो सबसे बड़ा तो तुम ये याद रखना कि ब्रिज या पिलर डिजाइन करने में काम आता है। दूसरा तुम ये याद रखना कि जो मशीनरी के मेटालिक पार्ट्स होते हैं वो बनाने के काम आते हैं। और तीसरा तुम याद रखना कि क्रेन में जो मेटल की रोप होती है, उस रोप को डिजाइन करने के काम आता है चैप्टर, है ना। और कुछ डाउट है तुम पूछ सकते हो इस चैप्टर में कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्यों होती है, आपका स्ट्रेस कब लगता है, कैसे लगता है, शेप वॉल्यूम के साथ क्या होता है, शेयर में क्या होता है और बल्क में क्या होता है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। सर जो ये ब्रिज है इसके केस में मतलब एक सिंगल मेटल रॉड क्यों नहीं, मतलब सॉरी नॉट ब्रिज, क्रेन के केस में एक सिंगल मेटल रॉड क्यों नहीं लगाते? जैसे मान मतलब ले कि मान ले कि ये तेरी क्रेन है, मान ले कि ये तेरी क्रेन है, ठीक है, और इस क्रेन की रोड है। अब तू क्या मेटल रोड को समेट सकता है? जैसे मान ले कि इस क्रेन को ए से लेके बी जगह तक जाना है और वो क्रेन चलते हुए जाएगी, तो ये जो रोड है इतना बड़ा, ये पूरे टाइम हवा में झूलता रहेगा। और क्रेन तो बहुत बड़ी होती है, तो अगर ये रोड हवा में झूलेगा तो पास में बिल्डिंग्स भी होगी, है ना, पास में बहुत चीजें होगी, रोड पे तो बहुत चीजें होती है, तो ये किसी से भी टकरा सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि इस क्रेन के ऊपर अपन छोटे छोटे वायर लगाते हैं। वायर को अपन क्या करते हैं, समेट सकते हैं, समेट के ऊपर बांध दो, जब जरूरत है तो इस वायर को वापस खोल दो। इसलिए अपन रोड यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं अपन, वायर यूज करते हैं। क्योंकि रोड को आप समेट नहीं सकते, अगर एक बड़ी स्टील की रोड है उसको समेटोगे कैसे, लेकिन अगर वायर है तो वायर को तो ऐसे गोला बना के समेट सकते हैं ना। इसलिए अपन वायर यूज करते हैं, ना कि रोड। ठीक है, कोई डाउट है ओके सर। तो पूछो। कोई भी डाउट है तुम्हें इस चैप्टर में तो पूछ सकते हो, पर बेसिकली सारे फॉर्मूले याद रखना, पॉइजन रेशो याद रखना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद रखना। और मैंने तुम्हें शीट भी भेज दी आज मॉर्निंग में, वो शीट सॉल्व करना, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हो गई, अब फ्लूइड की प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या आपको यह पता है कि फ्लूइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइड? तो फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। जैसे जरूरी नहीं है कि आपका जो लिक्विड स्टेट में वही फ्लूइड करे, आपकी एयर भी क्या होती है, एयर भी एक फ्लूइड है। आपकी जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो सब क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब जो चीज फ्लो कर सकती है
उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, जो चीज फ्लो कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आप एज्यूम करो कि मैं एयर की बात भी करूंगा, क्योंकि हम फ्लूइड का प्रेशर निकालेंगे तो एयर प्रेशर भी फ्लूइड के प्रेशर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आप सब ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ देखो, द लिक्विड एंड गैसेस टुगेदर आर टर्म्ड एज फ्लूइड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो आर टर्म्ड एज फ्लूइड। और आपके फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, है ना, ध्यान से देखना। आपके जो फ्लूइड होते हैं, जैसे आपका जो फ्लूइड होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल मतलब आप जिसको कंप्रेस कर सकते हो। एक होता है आपका इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, एक होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल का मतलब है कि आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम घटाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है, डेंसिटी कैन चेंज। लिख लो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है, डेंसिटी कैन चेंज। पर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में ना तो आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, तो डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में, इनकंप्रेसिबल में क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कंप्रेसिबल में क्या होता है, आपकी डेंसिटी चेंज कर सकती है। तो फ्लूइड, हम लोग फ्लूइड दो तरीके के पढ़ेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड जिनको आप कंप्रेस कर सकते हो, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेसिबल फ्लूइड है मतलब आप उसकी वॉल्यूम घटा सकते हो कंप्रेस करके, वॉल्यूम घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है। इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो अपना जो ये चैप्टर है ना, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इसमें बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे। किसकी, जो कंप्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि अपन जितने भी थ्योरम पढ़ेंगे ना वो सब इनकंप्रेसिबल के लिए वैलिड है, कंप्रेसिबल के लिए वैलिड नहीं होगी। कंप्रेसिबल के लिए फिर अपन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, क्योंकि गैस को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो प्रेशर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में प्रेशर। याद रखना, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान लो कि ये आपका कोई एरिया है और इस पे कोई फोर्स लग रहा है ऐसे, और मान लो आपको ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो आपको भी पता है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ कॉस थीटा, एक होगा एफ साइन थीटा। तो अपन प्रेशर निकालने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, फोर्स की न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिख सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं पा से, पी ए पा। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है अपॉन एरिया कितना है। एसआई यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, और डिनोट करते हैं पी ए पा से। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो प्रेशर स्केलर है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको अपन पास्कल लिखते हैं या फिर डिनोट करते हैं पा से। और इसका डायमेंशन भी लिख लेना कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो अब तुम एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना, लिखो अपनी कॉपी में प्रेशर इन अ स्टेशनरी फ्लूइड। प्रेशर इन अ स्टेशनरी फ्लूइड। सपोज करो कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में सपोज करो कि कोई लिक्विड भरा हुआ है। सपोज करो कि इस कंटेनर में
कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस लिक्विड में यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है और ऊपर से प्रेशर आ रहा है P1, नीचे से प्रेशर आ रहा है P2, इस साइड से प्रेशर आ रहा है P3, इस साइड से प्रेशर आ रहा है P4, तो एक चीज ध्यान से सुनना, स्टेशनरी फ्लूइड है। सिंस फ्लूइड इज स्टेशनरी, आप मुझे बताओ कोई भी चीज स्टेशनरी कब रहती है? जब उस पर नेट फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज स्टेशनरी कब रहती है? जब उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे आप इधर से प्रेशर मान लो P3 लगा रहे हो और इधर से प्रेशर लगा रहे हो P4, लेकिन फिर भी ये पॉइंट स्टेशनरी है, मतलब ये दोनों प्रेशर क्या है? बराबर। तो अगर ये पॉइंट स्टेशनरी है तो ऊपर से जितना प्रेशर आएगा उतना ही नीचे से आएगा, उतना ही इस साइड से आएगा, उतना ही इस साइड से आएगा, मतलब सब प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तुम्हारी सेम होगी। तो फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे सब तरफ से बराबर प्रेशर लगता है, तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4, कोई भी प्रेशर ज्यादा या कम नहीं होता। कब? स्टेशनरी फ्लूइड में। तो एट एनी पॉइंट pressure from all the directions will be same। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाना, चारों प्रेशर लगा के ये लिखना और फिर लिखना एट एनी पॉइंट प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस विल बी सेम। सब तरफ से आपका प्रेशर बराबर लगेगा, चाहे साइड हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो। लिख लो अपनी कॉपी में। कब? जब फ्लूइड स्टेशनरी है। अगर मान लो ये फ्लूइड मूव कर रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा ये बात। कब बोलूंगा? जब फ्लूइड क्या है? स्टेशनरी है। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मान लो ये प्लेट है, इस प्लेट पे आप इधर से प्रेशर लगाओ P1, इधर से प्रेशर लगाओ P2, और आप मुझे बताओ अगर P1 P2 से ज्यादा होगा तो प्लेट कहां जाएगी? इधर। लेकिन अगर ये स्टेशनरी है तो मतलब सब तरफ से प्रेशर की वैल्यू क्या है? बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। याद रखना है किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन अ फ्लूइड। वेरिएशन ऑफ प्रेशर with height in a fluid, with height in a fluid। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टॉपिक भी है मेरा आज का, तो इसको ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो इस कंटेनर में आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है और मान लो कि यहां पे अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे रखी है रो, और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन ए फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड है? स्टेशनरी, मतलब ये कंटेनर चल नहीं रहा है। तो आपको बताना है कि हाइट के साथ प्रेशर कैसे वेरी करेगा। तो देखो ध्यान से देखना, आप क्या करो, यहां पे एक सिलेंडर बनाओ, एक इमेजिनरी सिलेंडर जिसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ है। आप यहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ। मान लो इस सिलेंडर की हाइट है h। कितनी हाइट है इसकी? h। और मान लो कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a। तो आप मुझे बताओ कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम क्या है? a इंटू एच। अब तुम ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखना, इस सिलेंडर के ऊपर हवा है और तुम्हें याद है एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको डिनोट करते हैं P0 से। और मान लो हाइट h पे नीचे से इस पे प्रेशर लग रहा है P। नीचे से क्या प्रेशर लग रहा है? P, क्योंकि साइड वाला प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये गया, तो अपने को ऊपर वाले से मतलब है, नीचे वाले से मतलब है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो डॉट बनाओ।
एक तो दुनिया में किसी भी बॉडी का मास होता है तो उस पर नीचे क्या फोर्स लगता है, mg। ठीक है, अगर तुम भूल गए हो तो मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ाया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो नीचे आपका प्रेशर P है, नीचे वाला एरिया A है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या फोर्स आएगा, P इंटू ए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। और नीचे प्रेशर P है, तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या धक्का आएगा, P है। ऊपर प्रेशर P नॉट है, तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या धक्का आएगा, P नॉट ए। याद रखना, फ्लूइड का प्रेशर हमेशा धक्का मारता है, तो ऊपर वाला प्रेशर नीचे धक्का मारेगा, नीचे वाला प्रेशर ऊपर धक्का मारेगा। तुम कभी भी पानी में जाके बैठ जाना, तुम्हें लगेगा पानी तुम्हें कंप्रेस कर रहा है, कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा पानी तुम्हें खींच रहा है, कभी भी नहीं लगेगा। तो ऊपर वाला प्रेशर नीचे धक्का मारेगा, नीचे वाला प्रेशर ऊपर धक्का मारेगा। लेकिन ये तो स्टेशनरी है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो पी नॉट इक्वल पी ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी है। और ध्यान से देखो, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और मास को अपन क्या पुट कर सकते हैं, रो ए एच। याद है, अभी मैंने पुट कराया रो ए एच। तो ए गया, तो आपका पी का फॉर्मूला क्या आया, पी नॉट प्लस एच रो जी। इस डेरिवेशन को मैं वापस कर रहा हूं, वापस सब समझना है ना, ये लास्ट डेरिवेशन है, वापस सब समझना, थोड़ा गौर भी हो गया है, सब समझना। सबसे पहले आप एक कंटेनर बनाओ, फिर इस कंटेनर में आप एक फ्लूइड भरो। कंटेनर में आप क्या भरो, कंटेनर में एक फ्लूइड भरो। मेरा क्वेश्चन है कि सरफेस से h हाइट नीचे प्रेशर कितना होगा। तो आप यहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाओ, इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, मान लो सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a, और हाइट कितनी है h। ऊपर से आपका क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से आपका प्रेशर लगेगा P, जो अपने को निकालना है। तो अपन क्या करते, देखो इसका मास m है, तो mg लगेगा नीचे। mg कैसे निकालेंगे, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, ऊपर वाला प्रेशर नीचे धक्का मारेगा, P नॉट ए, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। और नीचे प्रेशर P है, वो ऊपर धक्का मारेगा, तो ऊपर आएगा P है। लेकिन ये तो स्टेशनरी है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो P ए इक्वल टू एम जी प्लस पी नॉट ए, और यहाँ पे आप m की वैल्यू पुट कर दो, रो ए एच, और यहाँ पे g आ जाएगा प्लस पी नॉट ए गया, तो P कितना आया, P नॉट प्लस एच रो जी। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कोई भी न्यूमेरिकल कर लो तुम फ्लूइड मैकेनिक्स के, ये इक्वेशन तुम्हें बहुत काम आएगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो खाली हवा है, हवा का प्रेशर P नॉट है, लेकिन ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हवा भी है और लिक्विड भी है, तो हवा का तो P नॉट और लिक्विड का कितना आएगा, एच रो जी। एच मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर एक डाउट था हाँ पूछो। सर, अगर आप बोल रहे हो कि सिलेंडर, मतलब अगर अपन ये सब डिराइव करते हैं तो इसका मतलब सर सिलेंडर ऊपर नीचे हो रहा है। सिलेंडर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये स्टेशनरी फ्लूइड है। तो सर फिर ऊपर और नीचे का फोर्स सेम नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं सेम नहीं होगा ना, फिर mg को कौन बैलेंस करेगा। अगर pa और p नॉट ए बराबर हो गया तो इसके फिर mg का क्या होगा। और तो खुद सोच हर्ष, है ना, थोड़ा कंसेप्ट से भी तो सोचेगा ना। जैसे मान ले कि ये कोई कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, अगर मान ले हर्ष तुम यहाँ पे हो इस जगह, तो तुम पे खाली एटमॉस्फेयर फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर तू पानी के नीचे नीचे चला गया तो ये सारा का सारा पानी भी तेरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो जितना तुम नीचे जाओगे ना प्रेशर बढ़ता जाता है, जितना आप लिक्विड में नीचे की तरफ जाते हो। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इसके बेस पे कितना प्रेशर होगा, तो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट मतलब एयर का कितना है, एच रो जी मतलब लिक्विड का कितना है। ओके सर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना, देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना। देखो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, एक सेकंड ध्यान से देखना, और मान लो कि इस कंटेनर में 3 तरीके के फ्लूइड भरे हुए हैं।
तीन तरीके के। मान लो नीचे ही नीचे आपका एक फ्लूइड है और वो फ्लूइड भरा हुआ है h हाइट पे, और इसकी डेंसिटी है 2 रो। और मान लो कि इसके ऊपर जो फ्लूइड है, इसके ऊपर जो फ्लूइड है, मान लो कि ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है रो और इसकी हाइट भी कितनी है h। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि एक तो ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, एक बी पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा। तो देखो ए पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो ए पॉइंट के ऊपर कितनी हाइट तक लिक्विड है, एच, क्या डेंसिटी है रो, और ऊपर क्या है एयर, एयर का पी नॉट। तो एक तो पहले एयर वाला लिख लो और प्लस लिखो एच रो जी। ठीक है, अगर ऊपर वैक्यूम है तो पी नॉट नहीं आएगा, वैक्यूम नहीं है तभी पी नॉट आएगा। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ बी पे कितना प्रेशर है, तो देखो बी के ऊपर कितना आएगा। देखो एक तो ऊपर ही ऊपर हवा है तो पी नॉट आएगा, एच साइड तक रो भरा हुआ है तो आएगा एच रो जी, प्लस फिर एच साइड तक 2 रो भरा हुआ है तो एच 2 रो जी। तो नेट कितना आया, पी नॉट प्लस 3 एच रो जी। इस तरीके से अगर मल्टीपल फ्लूइड भरे हुए ना एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो, प्रेशर निकालते हो। तुम्हें समझ में आया कि मैंने पीए और पीबी कैसे निकाला कि नहीं समझ में आया? एक बार वापस एक्सप्लेन करो। मैं एक क्वेश्चन लेके और एक्सप्लेन करता हूं, एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। देखो मैं एक क्वेश्चन लेके और एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें 3 फ्लूइड भरे हुए हैं मान लो। तो मान लो कि नीचे ही नीचे आपका यहां पे जो फ्लूइड भरा हुआ है इसकी हाइट है h, इसकी डेंसिटी 2 रो। फिर इसके ऊपर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी हाइट भी h, इसकी डेंसिटी है रो, और यहां पे ये कंटेनर बंद है। ऊपर क्या कर रखा है मैंने, कंटेनर बंद कर रखा है। क्या कर रखा है आपने, बंद कर रखा है, और ऊपर कुछ नहीं है, यहां पे ऊपर खाली है। तो अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो देखो ऊपर एयर तो है ही नहीं तो पी नॉट नहीं आएगा। फिर इसके ऊपर एच हाइट तक रो भरा हुआ है तो आप लिखोगे एच रो जी। अगर मैं पूछूं नीचे ही नीचे कितना होगा, तो देखो नीचे ही नीचे अगर प्रेशर निकालना है तो ऊपर एयर तो है ही नहीं तो पी नॉट तो नहीं आएगा। अब तुम ध्यान से देखो, एच हाइट तक तो रो भरा हुआ है तो एच रो जी, प्लस अगली एच हाइट तक 2 रो भरा हुआ है तो एच इंटू 2 रो जी। तो ये कितना आ जाएगा, 3 एच रो जी। और अगर ये कंटेनर खुला होता तो पी नॉट भी आ जाता। ठीक है, अभी मिनट किसी भी टाइम पे खत्म होने वाली मीटिंग। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो मैं तुम्हें आज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट की शीट भेजूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। और सुबह मैंने जो तुम्हें शीट भेजी वो तुम्हें सॉल्व करनी है। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, बाय यार।